नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 21 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा शपथ ले ली गई। अब ये अमेरिका के 46 नंबर के ये नए राष्ट्रपति होंगे। इनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लेस किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो जो बाइडेन के समक्ष जो अब बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कोविड केसेस के मामले में यूएसए टॉप पर है, तो इन कंडीशन को किस तरीके से टैकल करना, वह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो भी अन्य कंट्रियों के द्वारा टेंशन्स क्रिएट की गई, जैसे चाइना यूएसए ट्रेड डिस्प्यूट, ईरान डील को लेकर बाहर हुए, और जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपने हाथ खींचे गए, जैसे पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हुए और ईरान न्यूक्लियर डील, इस WHO, तो इस तरीके से अब ये जो टेंशन्स बनी हुई हैं यूएसए में, उनको ये नए राष्ट्रपति बाइडेन जी किस तरीके से हैंडल करते हैं, तो ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। और जो अमेरिका की नई वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, तो ये इंडियन अमेरिकन मुल्क की ये कमला हैरिस जी हैं। इम्पोर्टेंट यह है कि ये आने वाले समय में यूएसए की नई प्रेसिडेंट बन सकती हैं। तो ये यूएसए है। यूएसए कनाडा, मैक्सिको से के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। अब तक की सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच जो भी 3 फार्म लॉज डिस्प्यूटेड हैं, जो उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो अब तक की फार्मर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच सबसे सकारात्मक बातचीत का नतीजा निकला है। तो सबसे जो सकारात्मक बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है, प्रस्ताव दिया है किसानों को कि वह इन 3 फार्म लॉज को 18 महीने के लिए इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, और यदि इसके बाद भी इसका नतीजा नहीं निकलता है तो इसको आगे के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कहा गया कि जो भी मुद्दे हैं उनको जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उससे इतर हम एक नई कमेटी बनाएंगे जिसमें यूनियंस लीडर्स और किसान के प्रतिनिधि तथा सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि उसमें इंक्लूड होंगे, और एमएसपी के मुद्दे पर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट 18 महीने के लिए 3 फार्म लॉज को इम्प्लीमेंट करने पर रोक लगा सकती है, और ज़रूरत पड़ी तो इससे अधिक समय तक एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस रिपब्लिक डे पर यानी 72वां रिपब्लिक डे पर जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा ट्रैक्टर परेड करेंगे। तो इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि ये जो लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन है ये गवर्नमेंट के फेवर में है, तो गवर्नमेंट ही खुद डिसाइड करे, यानी पुलिस खुद डिसाइड करे कि वह इस परेड की अनुमति देगी या नहीं देगी। तो इसके लिए पुलिस डिसाइड करे। पुलिस किसके फेवर में काम करती है? गवर्नमेंट के फेवर में काम करती है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो किसान इस रिपब्लिक डे पर परेड करने वाले थे तो उसके लिए डिसीजन दिया है। नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका ने टॉप किया। तो ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है ये नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। तो यह जो इनोवेशन इंडेक्स है 2020 का, यह दूसरा एडिशन है, यानी सेकंड एडिशन है।
तो पहला जो इसका संस्करण था, फर्स्ट एडिशन 2019 में जारी किया गया था। तो जो नीति आयोग के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें कर्नाटका के द्वारा टॉप किया गया है। कर्नाटका पहले स्थान पर, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर तमिलनाडु का स्थान है। तो नीति आयोग जो है यह इंडिया में पॉलिसी मेकर का काम करता है, यानी थिंक टैंक है। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत जी हैं, इसके वाइस चेयरमैन तो राजीव कुमार हैं। इसके चीफ चेयरमैन जो होते हैं वो पीएम प्रधानमंत्री जी होते हैं। इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका के द्वारा टॉप किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और यह 2020 का दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट, असम असेंबली पोल्स बिफोर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सेस इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो असम असेंबली इलेक्शंस हैं उनको सीबीएसई बोर्ड के पहले ही कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो असम जो है पूर्वोत्तर भारत का एक स्टेट है जिसकी राजधानी दिसपुर है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। इंटरनेशनल जो इसके बॉर्डर हैं वो बांग्लादेश और भूटान के साथ शेयर करते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम देख लेते हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन संविधान के आर्टिकल 324 में रखा गया है और यह पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी निभाता है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर्स बॉडी है, यानी इसमें 3 इलेक्शन कमीशन होते हैं। सुनील अरोड़ा जी आज प्रेजेंट में इसके चीफ इलेक्शन कमीशन है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और इनको जो वेतन भत्ते वगैरह और दिए जाते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके इक्विवेलेंट में इनको ये वेतन भत्ते दिए जाते हैं। और इनकी रिमूवल प्रोसेस की बात करें तो जिस तरीके से न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरीके से पार्लियामेंट में इनके खिलाफ पूर्ण बहुमत से कोई यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रेसिडेंट इनको हटा देता है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है एक मल्टी मेंबर्स बॉडी है जो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट असेंबली के इलेक्शन कंडक्ट करने की जिम्मेदारी निभाता है और इसे संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत रखा गया है। इन इलेक्शंस जो कमीशंस होते हैं इनके जो वेतन भत्ते वगैरह दिए जाते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसके इक्विवेलेंट, उसके समकक्ष में इनको ये वेतन भत्ते दिए जाते हैं और इनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। यदि इनको हटाना हो तो पार्लियामेंट में इनके एगेंस्ट में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे पूर्ण बहुमत से पारित होता है। पूर्ण बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर देता है। हाँ, जो पंचायती राज हैं तो पंचायती इलेक्शन जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया गया। पहला स्टेट था राजस्थान का नागौर जिला जहां से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसकी भूमिका पंचायत इलेक्शन कंडक्ट कराने की होती है। नेक्स्ट है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने जो ड्रैगन फ्रूट्स है इसको रीनेम करने के लिए अनाउंस किया है। इसका नया नाम कमलम करने का
अनाउंसमेंट किया है। तो आखिर इसको जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी क्यों इसको कमलम में रीनेम कर दिए? क्योंकि इनको लगता है कि ये जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं ये बोलने में चाइनीज़ टाइप में लगता है, इसलिए आने वाले समय में इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए वहाँ के सीएम ने इसको ड्रैगन फ्रूट को कमलम नाम कर दिया है। तो यह जो ड्रैगन फ्रूट है, गुजरात के कच्छ, नवसारी और महाराष्ट्र के आसपास में इसको ग्रो किया जाता है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में वियतनाम दुनिया का सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट का प्रोड्यूसर करने वाला कंट्री है। और यह जो ड्रैगन फ्रूट है इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। तो इसका नाम बदलकर हाल ही में किस स्टेट ने ड्रैगन फ्रूट्स का नाम बदलकर कमलम किया है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ अपनी जो बाउंड्री है शेयर करता है। इंटरनेशनल इसकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर होती है। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। विजय रूपानी यहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट, कार्टन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्लान बनाया जा रहा है कि 10 लाख जो बेल्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाए। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो भी हो सकता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इसको साइन किया जाए। तो ये कार्टन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है यह इंडियन गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूशन है जो कार्टन के क्रय या उसके ट्रांसपोर्टेशंस, व्यापार, ट्रेड और उसके निर्यात से संबंधित यह कार्यों को करता है। कार्टन जो है यह एक कॉमर्शियल क्रॉप है। इसके लिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती है, यानी ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है। कार्टन के लिए 21 से 27 सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए और इसके लिए जो रेनफॉल है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा की ज़रूरत होती है। लार्जेस्ट जो इसके प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं तो इंडिया, चाइना और यूएसए कार्टन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा इनका उत्पादन करते हैं। कार्टन के लिए गवर्नमेंट जो है जो 23 फसलों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराया जाता है, तो कार्टन भी उनमें से एक है। कार्टन के लिए भी एमएसपी अवेलेबल है। तो कार्टन अनुसंधान संस्थान जो कार्टन से रिलेटेड जितने रिसर्च वगैरह करते हैं, तो यह कार्टन अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो ये कार्टन से रिलेटेड न्यूज़ हुई। चलते हैं अगले पार्ट पर।